पहला क्या है हमारा कि साइबर क्राइम कहते हैं किसको है, तो साइबर क्राइम सिंपल सा डिफिनीशन है इसका कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध, गैर कानूनी कार्य अपराध किसकी श्रेणी में आता है, तो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसको नेट क्राइम भी कहते हैं ना, कि नेट द्वारा इंटरनेट द्वारा जो क्राइम किया जाता है उसको नेट क्राइम भी कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम साइबर स्पेस क्या होता है। ठीक है, साइबर स्पेस यह शब्द किसने दिया था, तो यह शब्द एक अमेरिकन और कनेडियन मूल के एक लेखक थे, इनका नाम था विलियम गिब्सन। ठीक है, इनका नाम क्या था, विलियम विलियम गिब्सन। इन्होंने 1984 में एक बुक लिखी थी, इनका इस बुक का नाम था न्यूरोमेंसर। न्यूरोमेंसर में इन्होंने ये वर्ड साइबर स्पेस का मेंशन किया था सन 1984 में। ठीक है, उसके बाद साइबर अपराध ये कहाँ आता है, तो ये आता है आपका संविधान में। कहाँ आता है, संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है हमको। किसका, तो साइबर अपराध का। और 7वीं अनुसूची किसके अंतर्गत आती है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है, लेकिन इसकी अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास है, तो केंद्र के पास है। यानी संसद अकेले इस विषय पर कानून बना सकती है। और अवशिष्ट शक्तियां आपके आर्टिकल 248 में उल्लेखित की गई हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। साइबर अपराध के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, तो इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है आपका, तो सामाजिक अपराध। दूसरा भाग क्या है, तो आर्थिक अपराध। या तीसरा भाग क्या है आपका, तकनीकी अपराध। यानी 3 तरीके के अपराध आते हैं किसमें, साइबर क्राइम में। ठीक है, कौन कौन से, समाज को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हो इंटरनेट के माध्यम से तो वो सामाजिक अपराध हो गया। किसी के पैसे का नुकसान या माल का नुकसान, जो भी सोना चांदी उनके पास है उसका नुकसान कर रहे हो आप इंटरनेट का यूज करके, तो वो क्या हो गया आपका आर्थिक। और किसी का डाटा वगैरह चुरा रहे हो आप जो कीमती है, तो वो आपका किस अपराध में आ जाता है, तो तकनीकी अपराध में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक साइबर अपराध। ठीक है, सामाजिक साइबर अपराध में आपके क्या क्या आ जाता है। पहला है आपका साइबर वॉरफेयर। ठीक है, साइबर वॉरफेयर क्या है कि किसी राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त डेटा चुराना या नष्ट कर देना, ये क्या होता है आपका साइबर वॉरफेयर है। और इसे युद्ध का 5वां क्षेत्र भी कहते हैं ना, इसे युद्ध का 5वां क्षेत्र भी कहते हैं। फिर आ जाता है आपका साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या हो गया कि आप इंटरनेट या मैसेज आदि का उपयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं या उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं या परेशान करना चाहते हैं। ये आपका क्या आ जाता है, तो ये आपका आता है साइबर बुलिंग में। ठीक है, फिर आप आइडेंटिटी थेफ्ट की बात कर लें। आइडेंटिटी थेफ्ट आपका क्या होता है कि अपराधियों द्वारा छद्म रूप या सूडो सूडो रूप धारण करके यूजर की व्यक्तिगत पहचान चुराना। ठीक है, किसी यूजर की व्यक्तिगत पहचान अगर कोई चुरा रहा है, ठीक है, गलत रूप धारण करके, तो उसको क्या बोलते हैं आप, आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चुराया जा सकता है, यूजर की आईडी या पासवर्ड चुराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए डिजिटल अरेस्ट, इसको आपने अभी हालिया में न्यूज में बहुत ज्यादा बार सुना होगा क्या, कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया है हमने आपको, और आप यहाँ बैठे रहेंगे 24 घंटे के लिए, लॉक है, आप इसी रूम में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, आप इतना पैसा ट्रांसफर करिए, उतना पैसा ट्रांसफर करिए। तो ये ठग क्या काम करते हैं, नकली पुलिस बनकर या अधिकारी बनकर, नकली पुलिस अधिकारी बनकर क्या करते हैं, लोगों को वीडियो कॉल पर धमकाते हैं और घर में ही बंधक बनाकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका आर्थिक साइबर अपराध। इकोनॉमिक साइबर क्राइम में क्या क्या आता है, पहला तो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, सलामी हमला। ठीक है, इसको बोलते हैं सलामी अटैक। अब सलामी अटैक क्या होता है, सलामी हमला क्या होता है, ये है कि बैंक के खाता धारकों के खाते से धन की बहुत ही मामूली रकम, धन की बहुत ही छोटी छोटी रकम, लेकिन बार बार उसको चुराने का काम किसमें होता है, तो सलामी अटैक में होता है। जिससे छोटी छोटी राशियों को चुराकर हैकर क्या कर लेता है, अपने लिए बड़ी राशि या बड़ी रकम जमा कर लेता है। और छोटी छोटी राशियां चुराने से क्या होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमारे अकाउंट से चुरा चु, पैसे चोरी हो रहे हैं या गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप
किसी बैंक में मान लीजिए बहुत लोगों का खाता होता है, लाखों लोगों का खाता होता है। अब लाख 2 लाख लोगों का खाता मान लीजिए किसी बैंक में है, आप 2 लाख खाता धारकों के बैंक अकाउंट से एक एक रुपए चुरा लो, ठीक है, तो 1 रुपए का कंप्लेन करने कोई नहीं आएगा, लेकिन आपके पास कितने पैसे हो गए, तो 2 लाख रुपए हो गए। तो इसी तरीके से साइबर क्राइम सलामी अटैक को अंजाम दिया जाता है कि किसी भी बैंक धारक या कई बैंक खाता धारक के अकाउंट से क्या करते हैं, ये छोटी छोटी राशियों का चोरी करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी राशियों की चोरी करते हैं और अंततः इनके पास बड़ी रकम आ जाती है। फिर आपका बात कर ले पाइरेसी। पाइरेसी क्या होता है, नकल बनाना किसी चीज की नकल बना के उसको बेच देना अपने फायदे के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पाइरेसी। और ये किसका किसका हो सकता है, सॉफ्टवेयर का हो सकता है, मूवीज का हो सकता है, ठीक है। तो मूल उत्पाद की नकल उतारकर उसके कालाबाजारी करना या उसे कालाबाजारी में बेचना आदि, ये क्या कहलाता है आपका, तो पाइरेसी कहलाता है। फिर आता है आपका साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या हो जाता है कि चैटिंग के दौरान जानकारी हासिल करना, चैट करते समय आप किसी से उसकी कोई पर्सनल जानकारी हासिल कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करिए, तो ये किस में आ जाता है, तो साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं क्रिप्टो जैकिंग की। अब क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है, दूसरे के कंप्यूटर संसाधनों का अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करना क्या आता है, क्रिप्टो जैकिंग में आता है। कि मान लीजिए आप किसी दूसरे के कंप्यूटर का क्या कर दिया है, अनाधिकृत रूप से आपने उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया है और उससे आपने क्या किया है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की है, तो किस में आ जाता है, तो क्रिप्टो जैकिंग, ठीक है। ये भी एक तरीके का साइबर अपराध है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग और धोखेधड़ी, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग और धोखेधड़ी ये क्या है, पहले बात कर लेते हैं फिशिंग की ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशिंग होता क्या है, फर्जी ईमेल फर्जी ईमेल या वैध लगने वाले वेबसाइट के जरिए यूजर का नाम, पासवर्ड जैसी संवेदनशील सूचना प्राप्त करना क्या हो गया आपका, फिशिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विशिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करें वॉइस फिशिंग, यानी फोन कॉल के माध्यम से जालसाज ग्राहक के एटीएम पिन, ओटीपी आदि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, उनके साथ साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है। स्मिशिंग क्या होता है, यह एसएमएस के द्वारा, ठीक है, एसएमएस के माध्यम से किया जाने वाला फिशिंग, ठीक है, क्या कहलाता है, स्मिशिंग कहलाता है। फिर आपका आता है स्पूफिंग, अपनी पहचान छिपाकर किसी वैध यूजर का सिस्टम किसी वैध यूजर या सिस्टम का रूप धारण करना क्या कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है, ठीक है। अपनी पहचान छुपाकर किसी और की पहचान धारण कर लेना या उसका सिस्टम के एक्सेस को अपने पास अधिग्रहित कर लेना, ये सब किन चीजों में आता है, तो आपका स्पूफिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्या है, तकनीकी साइबर अपराध, ठीक है। अब टेक्निकल साइबर क्राइम्स क्या क्या होता है, बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो स्पैम देख लो। स्पैम किसको बोलते हैं, अवांछित तथा अवैध रूप से भेजे गए जंक ईमेल या विज्ञापन को क्या बोलते हैं आप, स्पैम बोलते हैं, ठीक है। जो आपको नहीं चाहिए लेकिन वो आपके फोन पे बार बार अपीयर हो रहा है, आपके लैपटॉप पे बार बार अपीयर हो रहा है, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे बार बार अपीयर हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। फिर क्या आता है आपका डीओएस अटैक। डीओएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस, यानी सर्वर पर इतनी अधिक जानकारी या रिक्वेस्ट भेज देना कि नेटवर्क या मशीन बंद हो जाए और जो वैलिड यूजर है उसका उपयोग ना कर सके, यानी डिनायल ऑफ सर्विस, वो सर्विस का यूज ही ना कर सके, तो इसको क्या बोलते हैं, डीओएस अटैक बोलते हैं। फिर आता है डबल डीओएस अटैक। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस, ठीक है, जब डीओएस अटैक एक साथ कई मशीनों पर किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डीओएस बोलते हैं। फिर आपका आता है जीरो डे एक्सप्लॉइट। अब जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या हो गया आपका, किसी सिस्टम में कमी उजागर होते ही, अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में कोई कमी आ गई है, उसे सुधारने के बहाने से पहले उस कमजोरी का फायदा उठाना क्या हो जाता है आपका, जीरो डे एक्सप्लॉइट के अंदर आता है, ठीक है। अब आपका एक और है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कमजोर वेबसाइट के सर्च बॉक्स में, कमजोर वेबसाइट है, मान लीजिए बहुत ज्यादा सिक्योर वेबसाइट नहीं है, उसके सर्च बॉक्स में आप क्या करो कि दुर्भावनापूर्ण कोड डालकर डेटाबेस का अधिकार हासिल करना क्या किसके अंतर्गत आता है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या हो गई कि आपकी तकनीकी अपराध हो गई। उसके बाद बात करें हैकिंग और हैकर के मुख्य प्रकार। हैकिंग और हैकर के मुख्य प्रकार, टाइप ऑफ हैकर, ये बात करते हैं कितने तरीके के हैकर होते हैं। पहले तो हैकिंग के बारे में जान लो आप, अनाधिकृत रूप से, ठीक है, या इनवैलिड रूप से आप क्या करो,
किसी के नेटवर्क में घुसकर डेटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करना किसके अंतर्गत आता है? तो हैकिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको हैकिंग बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर की, ना कि व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये अच्छे हैकर होते हैं। अच्छे हैकर का क्या मतलब है? कंपनी ऐसे हैकर्स को हायर करती है ताकि उनके जो सिस्टम में डाटा वगैरह है उसकी चोरी ना की जा सके। इन्हें एथिकल हैकर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? कंपनियों के नेटवर्क की सुरक्षा और कमियों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? व्हाइट हैट हैकर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? सॉरी, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है ना, इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। ये क्या काम करते हैं? ये अपने आर्थिक लाभ के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, या तो अपने आर्थिक आर्थिक लाभ के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अवैध कार्य करते हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये ब्लैक हैट हैकर्स हैं। उसके बाद हैं आपके ग्रे हैट हैकर, ठीक है। ये व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर्स का क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो आगे आपके आते हैं रेड हैट हैकर, ठीक है। रेड हैट हैकर ये व्हाइट हैट हैकर्स के समान ही होते हैं, ठीक है। ये भी सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? लेकिन इनका कार्य करने का तरीका आक्रामक होता है या अग्रेसिव होता है। ये सुरक्षा तो करते ही करते हैं, लेकिन जो भी आपके सिस्टम पर अटैक कर रहा होगा उसके ऊपर ही ये हमला कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रेड हैट हैकर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके स्क्रिप्ट किडीज। अब स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं? जिन्हें हैकिंग का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन पूर्व में जो हैकर्स ने आपके सॉफ्टवेयर बनाए हैं हैकिंग के इस्तेमाल करने के लिए, उनसे ये क्या करते हैं? उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके ये हैकिंग करते हैं। जो दूसरे कुशल हैकर्स के बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट किडीज बोलते हैं। फिर आपका आता है हैक्टिविस्ट। अब हैक्टिविस्ट की बात कर लें तो ये कौन होते हैं? एक्टिविस्ट वो लोग हैं जो सामाजिक धार्मिक या राजनीतिक संदेश देने के लिए क्या करते हैं? हैकिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे समाज में कोई संदेश फैलाना है या धर्म के बारे में कोई संदेश फैलाना है या पॉलिटिक्स में उनकी अपनी अलग सोच है तो उसके बारे में अगर उनको कोई संदेश पहुंचाना है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक कर लिए या न्यूज चैनल्स को हैक कर लिए या कोई ऐसा पोर्टल हैक कर लिए जहां वो अपनी जानकारी अपने मन से शेयर कर सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हैक्टिविस्ट बोलते हैं। फिर आपके आते हैं फ्रीकर। अब फ्रीकर क्या होते हैं? फ्रीकर की बात किया जाए तो ये टेलीफोन सिस्टम में हेर फेर करके या हैकिंग करके, टेलीफोन सिस्टम में हेर फेर करके या टेलीफोन सिस्टम में हैकिंग करके लोगों का शोषण करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? फ्रीकर। फिर आपका एक वर्ड आता है नूब। नूब किसको बोलते हैं? एक नया या अप्रशिक्षित व्यक्ति जो हैकिंग करने की कोशिश कर रहा हो, और ये किसी भी मामले में हैकिंग करने के लिए नहीं, कोई भी काम है अगर अगर कोई भी व्यक्ति उसमें नया है या प्रशिक्षित है तो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र का नूब बोला जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति गेमिंग कर रहा है, उसको गेम खेलना ठीक से नहीं आ रहा है, शुरू किया उसने कोई गेम खेलना, तो उसको अभी क्या बोला जाएगा? तो नूब बोला जाएगा ना। ये एक एग्जांपल हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है? मेलवेयर का परिचय और वायरस, ठीक है। मेलवेयर और वायरस क्या होता है? पहले तो मेलवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये एक द्वेषपूर्ण या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है? कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम में छेड़छाड़ करता है। और मेलवेयर के अंतर्गत क्या आते हैं? वायरस आते हैं, वर्म आते हैं और ट्रोजन आते हैं, ठीक है। फिर आप बात करें कंप्यूटर वायरस की। कंप्यूटर वायरस वायरस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये किसका फुल फॉर्म है? तो वायरस का फुल फॉर्म है। और वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेड कोहेन ने किया था। यह अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, ठीक है। अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। वायरस क्या, अगर एक बार बन गया तो अपनी कॉपीज बना के एक से दूसरी जगह पे पहुंचता रहता है। क्रीपर की बात करें तो 1971 में नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस था, ठीक है। प्रथम वायरस कौन था? तो क्रीपर था, ठीक है। ये कब फैला था? तो 1971 में फैला था। इसको एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन बनाने के बाद जब इसे कंप्यूटर में डाला गया तो ये अपने आप ही बहुत सारे कंप्यूटर से फैल गया और उनकी गति को क्या करने लगा? ये धीरे करने लगा। तो इसका क्या नाम था? तो क्रीपर नाम था। और इसको रोकने के लिए एक एंटीवायरस बनाया था, रीपर। उसका क्या नाम था? तो रीपर नाम था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस था और ये पाकिस्तान में निर्मित किया गया था। इसका क्या नाम था? ब्रेन। और कब निर्मित किया गया था? तो 1986 में निर्मित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं वर्म और ट्रोजन हॉर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्म क्या होते हैं? यह सुरक्षा खामियों का उपयोग करता है,
ठीक है, यह बिना किसी इंसानी मदद के अपनी कॉपी खुद बनाकर नेटवर्क में तेजी से फैलता है और मेमोरी को फुल कर देता है। उदाहरण क्या है इसके, तो स्टक्सनेट, मॉरिस और आई लव यू, ठीक है, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है किसके, वर्म के। और यह क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है और वो सिक्योर नहीं है, उसकी उसकी सिक्योरिटी में कुछ खामियां हैं या गलतियां हैं, तो उसका यूज करता है और ये अपनी कॉपीज खुद बनाता रहता है, इसको किसी इंसानी मदद की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, अगर किसी भी सिस्टम में घुस गया तो उसकी मेमोरी को क्या करता है, तो फुल कर देता है। ठीक है, ताकि काम न हो पाए आसानी से। अब ट्रोजन हार्स की बात करें, ट्रोजन हार्स क्या होता है, यह एक प्रकार का वायरस है, वायरस तो ही है, जो उपयोगी यानी वैध सॉफ्टवेयर गेम यूटिलिटी के रूप में छिपकर सिस्टम में आता है। यह अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता, उदाहरण क्या है, नेटबस या बीस्ट। ठीक है, यह अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता, इसके उदाहरण क्या हो गए, नेटबस और बीस्ट हो गए। ठीक है, फिर बात हम करते हैं रैनसमवेयर और स्पाईवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है, यह कंप्यूटर की फाइलों को लॉक कर देता है और खोलने के बदले में क्या मांगता है, फिरौती या पैसे की मांग करता है। उदाहरण के लिए क्या बात किया जाए तो इसके उदाहरण है वानाक्राई, पेट्या, ये सब किसके उदाहरण है, तो रैनसमवेयर के उदाहरण है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वानाक्राई और पेट्या। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि वानाक्राई किस तरीके का आपका वायरस है, तो ऑप्शन में आ जाएगा आपके रैनसमवेयर, मेलवेयर, ट्रोजन हार्स, इस तरीके की बातें कर लेगा ना ये। फिर हम बात करें स्पाईवेयर की, यूजर के विरुद्ध जासूसी करना। स्पाई मतलब होता है जासूसी करना, स्पाईवेयर से बन गया है, स्पाई से बन गया स्पाईवेयर। ठीक है, ये क्या काम करता है, यूजर के विरुद्ध जासूसी करता है और उसका डेटा चुराता है। फिर पेगासस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हालिया कुछ वर्षों में बहुत न्यूज में रहा है। ये इसको बनाया है इजराइल वालों ने। ठीक है, इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया था ये, और ये बहुत खतरनाक है। और ये मोबाइल की स्पाइंग करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, ये सब सारा कौन करता है, तो पेगासस करता है। ठीक है, फिर बात कर ले हम की लॉगर की। की लॉगर क्या करता है, यह एक स्पाईवेयर है जो कीबोर्ड पर दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है ताकि पासवर्ड चुराया जा सके। ठीक है, कीलॉगर क्या काम करता है कि कीबोर्ड पे आप जैसे अपना सिस्टम ओपन कर रहे हैं, उस पे आप कुछ कीज टाइप कर रहे हैं, तो वो क्या काम करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है ताकि किसका पता लगाया जा सके, पासवर्ड का पता लगा के उसको चुराया जा सके। ठीक है, आगे बात करें तो आगे हमारा क्या है कि अन्य मेलवेयर में कुछ और मेलवेयर से उनकी बात कर लेते हैं। एडवेयर क्या है, सिस्टम में अनचाहे विज्ञापन, एड से एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो उसी से बन गया है एडवेयर, सिस्टम में अनचाहे विज्ञापन दिखाने वाला प्रोग्राम। फिर बोटनेट्स की बात कर लें, हैकर द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला कई संक्रमित डिवाइसों का नेटवर्क होता है ये, जिसका उपयोग डबल डीओएस अटैक के लिए होता है ना। जब डबल डीओएस अटैक की बात किए थे हम, बोले थे कि ये कई जगह एक साथ अटैक करने को का क्या कहा जाता है, डबल डीओएस। फिर आपका आता है रूट किट, आमतौर पर गलत उद्देश्य के लिए बनाया गया, जो सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर नियंत्रण करता है। ठीक है, पूरे सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण में कौन रखता है, तो रूट किट रखता है, कब, जब इसका अटैक होता है किसी सिस्टम पे। फिर हम बात करें लॉजिक बम की। अब लॉजिक बम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी बात करें तो ये देखिए, किसी पूर्व निर्धारित स्थिति के उत्पन्न होने पर, जैसे मान लीजिए आपने कुछ टाइमर सेट कर दिया है कि इतनी तारीख को या इतने बजे ये सक्रिय हो जाएगा, ये वायरस सक्रिय हो जाएगा ताकि कोई सिस्टम न चल सके, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक बम। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि किसी तारीख के पे या किसी स्पेसिफिक दिन पे या किसी एक स्पेसिफिक समय पर ये एक्टिवेट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, तो लॉजिक बम बोलते हैं। आगे बात करें तो एंटीवायरस, वायरस हैं तो उनके उनकी सुरक्षा के लिए क्या बने हैं, तो एंटीवायरस बने हैं। अब एंटीवायरस क्या होता है इसकी बात कर लें, वह सॉफ्टवेयर जो वायरस, स्पाईवेयर, मेलवेयर आदि को क्या करता है, खोज कर नष्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो एंटी वायरस बोलते हैं। इनके प्रकार क्या हो गए, कैस्पर की, नॉर्टन, मैकफ्री, क्विक हील। ठीक है, ऐसे आता है आपका एवीजी, ये सब आपके क्या है, तो ये सब आपके हैं एंटीवायरस है। विश्व का पहला एंटीवायरस कौन था, अभी हमने बात की थी ना, क्रीपर आपका पहला वायरस था, तो रीपर आपका क्या हो गया, पहला एंटीवायरस था, वही 1970 के दशक में इसको बनाया गया था। ठीक है, जिन्होंने ईमेल की खोज की थी उन्होंने इसे बनाया था, याद रखिएगा, ईमेल और @। अब आप बताइएगा नाम। साइबर सुरक्षा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, पहली चीज तो है गोपनीयता, डेटा को केवल अधिकृत व्यक्ति ही देख सके।
इसके लिए क्या किया जाता है, आपका साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है ताकि आपकी गोपनीयता बनी रहे डेटा की। फिर प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन की बात करें तो यूजर की सही पहचान सुनिश्चित करना, जैसे पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो केवल आप ही उस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका नॉन रिप्यूडिएशन। ये क्या होता है, संदेश भेजने वाला यह मुकर न सके कि उसने संदेश नहीं भेजा है। ठीक है, संदेश देने वाला ये मुकर न सके कि उसने संदेश नहीं भेजा है, किसके अंतर्गत आता है, तो नॉन रिप्यूडिएशन के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। अब देखिए, पहले बात कर लें क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। डेटा को सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए कोड में बदलना क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। कोई डेटा है, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, बीच में वो चोरी ना हो जाए, उस पर कोई साइबर अटैक ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं। और अगर अटैक हो भी जा रहा है तो जो डेटा प्राप्त करे उसको इनक्रिप्टेड डेटा मिले ताकि वह उसे आसानी से पढ़ ना सके। इसके लिए किसका यूज किया जा सकता है, किसका यूज किया जाता है, तो क्रिप्टोग्राफी का ना। फिर एन्क्रिप्शन की बात करें, एन्क्रिप्शन क्या होता है, तो सादे डेटा या प्लेन टेक्स्ट को किसमें बदलना, गुप्त कोड या साइफर टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, एन्क्रिप्शन कहलाता है। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो दो प्रकार हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक, सम्मित या असम्मित। सम्मित की बात करें तो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए एक ही की प्रयुक्त होती है। उदाहरण जैसे डीईएस, एईएस, ब्लूफिश या टूफिश। एक ही तरीके के अगर कीज प्रयोग हो रही हैं इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट भी करने के लिए, तो कैसा डेटा हो गया आपका, सिमेट्रिक डेटा हो गया। लेकिन इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक और डिक्रिप्शन के लिए निजी कुंजी का प्रयोग किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आपको एसिमेट्रिक डेटा, सॉरी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोलते हैं, असम्मित एन्क्रिप्शन बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो आरएसए है। बस ठीक है, बस इतना याद रखिएगा आप क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें वायरलेस सुरक्षा और डिजिटल सिग्नेचर की। वायरलेस सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, आप पहले बात कर लें। वायरलेस सुरक्षा प्रोटोकॉल, जैसे आप वाईफाई को सुरक्षित करने के लिए कि हर आदमी वाईफाई से कनेक्ट ना हो जाए, इसके लिए क्या बनाया जाता है, तो पासवर्ड बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, ये इसकी प्राइवेसी के 3 स्तर हैं। ठीक है, WPA, WPA2 और WPA3, और ये सबसे क्या है, एडवांस्ड, सबसे उच्च कोटि का है। ठीक है, फिर हम बात करें डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश दस्तावेज को भेजने की पहचान सुनिश्चित करता है। इसे आईटी एक्ट 2000 की धारा 3 में मान्यता दी गई है। ठीक है, धारा 3 में मान्यता दी गई है, याद रखिएगा। डिजिटल सिग्नेचर आईटी एक्ट 2000 की धारा 3 में मेंशन है ना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि डिजिटल सिग्नेचर किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 3 के अंतर्गत आता है। और किस एक्ट के, तो आईटी एक्ट सन 2000। ठीक है, फिर हम बात करें एसएसएल की, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर की बात करें तो ये क्या होता है, आपका वेबसाइट या ब्राउजर और सर्वर के बीच में संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित भेजने का प्रोटोकॉल क्या है, आपका सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर HTTPS पर काम करता है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या हो जाता है, आगे हमारा हो गया सुरक्षा टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स की बात करें, फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की बात करने बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। फायरवॉल क्या है, यह निजी नेटवर्क या लैन को, ठीक है, लोग इंटरनेट के अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। ठीक है, यह निजी नेटवर्क लैन को इंटरनेट के अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपका लोकल एरिया नेटवर्क लगा है, उसको बहुत सारे लोग यूज करने लगे, या आपने जिनको अधिकार नहीं दिया है यूज करने का वो यूज करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, अनाधिकृत यूजेस। और उससे कौन प्रोटेक्शन देता है आपको, तो फायरवॉल देता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन होता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर क्या बना होता है, तो फायरवॉल बना होता है आपका। फिर हम बात करें प्रॉक्सी सर्वर की। यह एक सर्वर है जो मुख्य सर्वर और उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है। यह नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है और अवांछित वेब पेजेस को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्या करते हैं कि अवांछित वेब पेजेस आप तक ना पहुंच पाए, तो ये कौन करते हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर्स करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका क्या यूज है? इसका यूज यह है कि यह इंटरनेट के उपयोग के दौरान आपकी लोकेशन को गोपनीय रखता है, ताकि कोई ये पता ना लगा पाए कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं, डेटा का यूज कर रहे हैं, सॉरी, कहाँ से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है ना, ताकि कोई और उसे पढ़ ना सके। ठीक है, ये कौन है? तो वीपीएन करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, फिर हम बात करें ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक क्या है, ब्लॉकचेन एंड एडवांस्ड। अब ब्लॉकचेन क्या होता है ये बात कर लें हम पहले तो, कि ब्लॉकचेन कहते किसको है? तो यह डेटा को ब्लॉकों की एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड श्रृंखला होती है। ठीक है, या डेटा की ब्लॉकों की एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज, यानी डेटा एक जगह ना रह के अलग अलग जगह रहता है और ये चैन से जुड़ा रहता है, ताकि आप मतलब अगर कोई अटैक करे एक साथ डेटा को वो हासिल ना कर सके, और ये डिसेंट्रलाइज रूप में चारों तरफ फैला रहता है, और पता भी नहीं लगा सकते लोग कि डेटा को किस मतलब किस क्रम में पढ़ना है, पहले कौन सा डेटा था, बाद में कौन सा डेटा था, तो उनके यूज का नहीं रह जा सकता, नहीं रह जाता है वो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी किस पे आधारित है? तो ब्लॉकचेन पे आधारित है। फिर हम बात करें कैप्चा की। कैप्चा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसका उपयोग वेबसाइट को स्पैम बॉट से बचाने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यूजर मानव है। ठीक है, जैसे आप कोई वेबसाइट चला रहे हो या कहीं भी कुछ फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ एक कैप्चा आता है ना, और वो उसको आपको भरना होता है, ताकि कंप्यूटर यह जान सके कि आप मानव हो, कोई बॉट नहीं हो जो क्या कर रहा है, कोई गलत जानकारी हासिल करने के लिए सॉरी, ये काम कर रहा है। ठीक है, कैप्चा क्या काम करता है? बॉट से, वेबसाइट्स को बॉट से बचाने के लिए काम करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि जो यूजर है वो इंसान है, ठीक, या मानव है। टीएलएस क्या होता है आपका? ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी होती है। यह एसएसएल का उपयोग करके काम करते हैं, लेकिन ये एसएसएल का क्या है? तो एसएसएल का अपग्रेडेड वर्जन है क्या? तो टीएलएस। ठीक है, और यह इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कौन? तो ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये एक्ट कब आया था? तो सन 2000 में आया था। इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। भारत में ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लागू किया गया था, और इसका एक मेजर संशोधन हुआ था। ठीक है, बहुत मेजर संशोधन हुआ था इसमें। कब हुआ था? तो 2008 में इस अधिनियम में बड़ा संशोधन तैयार हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, बना कब था? तो सन 2000 में। संशोधित कब किया गया था? तो सन 2008 में। और इसमें कुल, ये भी इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई थोड़ी बहुत ज्यादा, क्या कि इसमें कुल 13 अध्याय है और 94 धाराएं हैं। हमको सब नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि 13 अध्याय हैं और 94 धाराएं हैं। जो इंपॉर्टेंट है बस हम वही करेंगे, और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 4 6 10 चीजें इंपॉर्टेंट है, बस उतना देख लेंगे हम ना। अध्याय 2 में क्या है? तो डिजिटल हस्ताक्षर की बात की गई है अध्याय 2 में। ठीक है, अध्याय 2 में डिजिटल हस्ताक्षर की बात की गई है। और अध्याय 11 क्या है? तो अध्याय 11 65 से 78 तक ये क्या बताता है? साइबर अपराध और दंड के बारे में बताता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात कर लेंगे आगे। ठीक है, साइबर अपराध और दंड की बात करता है। तो आईटी एक्ट कब आया? सन 2000 में आया। 2008 में इसमें बड़ा संशोधन किया गया। इसमें कुल 93 धाराएं हैं, सॉरी 13 अध्याय हैं और 94 धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय 2 में आपका डिजिटल हस्ताक्षर है, और अध्याय 11 की बात करें तो साइबर अपराध और उनसे संबंधित दंडों के बारे में बात किया गया है, कि क्या दंड होंगे किसी स्पेसिफिक साइबर क्राइम के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम आईटी एक्ट 2000 की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी धाराएं तो आपको जरूर से जरूर याद होनी चाहिए ना। परीक्षाओं में इन धाराओं पर सीधे प्रश्न बनते हैं। कैसी? कि धारा 43 क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि धारा 43 क्या है, तो धारा 43 में क्या आता है? तो बिना अनुमति कंप्यूटर सिस्टम में घुसना या नुकसान पहुंचाना। ठीक है, अगर आप अथॉराइज्ड नहीं है किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, आप उसमें जबरदस्ती घुस रहे हैं वायरसेस का यूज करके या उसको हैक करके,
तो ये किस में आता है? तो ये धारा 43 में आता है, ठीक है। फिर आप बात करो धारा 66 की। धारा 66 आपसे पूछा जा सकता है धारा 43 में क्या आता है, या तो ये लिख के आ जाएगा कि बिना अनुमति के किसी कंप्यूटर सिस्टम में घुसना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आप क्वेश्चन चाहे इधर से पूछ ले चाहे इधर से पूछ ले, आप दोनों चीजें याद रखिएगा। धारा 66 क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 66 के अंतर्गत। और इसकी सजा क्या है? तो 3 साल की सजा और जुर्माना, ठीक है, 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों। फिर धारा 66C की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 66C में क्या आता है? पहचान चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए दंड, ठीक है। 66C में पहचान चोरी के लिए दंड का वर्णन किया गया है। फिर 66D की बात करें, कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण या धोखाधड़ी करना किसके अंतर्गत आता है? तो 66D के अंतर्गत आता है। फिर 66E की बात करें तो 66E में आपका क्या है? निजता, प्राइवेसी के अतिक्रमण के लिए दंड है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 66F, इसे क्या बोलते हैं? साइबर आतंकवाद या साइबर टेररिज्म, ठीक है, साइबर टेररिज्म। इसमें क्या आता है? इसमें क्या है? इसमें उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। फिर धारा 67, अश्लील सामग्री या पोर्नोग्राफी के प्रकाशन पर दंड, किसमें है? तो धारा 67 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और पिछले साल के एग्जाम के पेपर आप उठा के देखेंगे, जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है इनसे आपके सवाल जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करें कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संस्थाएं कौन कौन सी है ना। पहली कौन सी है आपकी? तो सर्ट इन, पहली सर्ट इन है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है ये, मेन एजेंसी है ये। और इसका गठन कब हुआ था? तो सन 2004 में हुआ था। सन 2004 में किसको बनाया गया था? तो सर्ट इन को बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करें NCI IPC यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। देश की महत्वपूर्ण सूचना और संरचना, जैसे पावर ग्रिड हो गया, बैंक हो गया, की रक्षा करने के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य है? तो ये है आपकी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCI IPC। फिर हम बात करें I4C यानी आई और सी 4 बार, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, सी को 4 बार लिखा जाता है, ICCCC, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, यानी इसका ये कब काम में आई? तो ये 2020 से अपना काम शुरू कर चुकी है, और यह साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वय केंद्र है। ये किसका काम करता है? तो साइबर अपराधों से निपटने का काम करता है। तो 3 एजेंसियां इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा आप, ठीक। अब बात करें प्रमुख साइबर सुरक्षा पहल कौन कौन सी चलाई गई। पहली चलाई गई थी साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र, और भारत सरकार का बॉटनेट क्लीनिंग और मेलवेयर विश्लेषण केंद्र, ठीक है, ये चलाई गई थी। फिर दूसरी आपकी हो जाती है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, और ये कब शुरू किया गया था? तो 30 अगस्त 2019 को। वेबसाइट जहां नागरिक अपनी साइबर ठगी के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसको 2020-19 में चालू किया गया था, 30 अगस्त 2019 को। इसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। आप साइबर अपराध के बारे में इस पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इसका नाम क्या है? बुडापेस्ट कन्वेंशन। यह साइबर क्राइम पर आधारित पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, यह याद रखिएगा। बुडापेस्ट कन्वेंशन ये पहला साइबर क्राइम आधारित पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं। फिर हम बात करें सीडैक पुणे की। सीडैक पुणे की, इसके द्वारा नयन नामक साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, ठीक है। सीडैक पुणे द्वारा नयन नामक क्या विकसित किया गया है? साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि नयन क्या है, तो नयन के बारे में आप बताओगे कि ये साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर है, और आपसे पूछे कि नयन को विकसित किसने किया है, तो सीडैक पुणे ने, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा क्या है? देखिए थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे हम अपने एमसीक्यूज करेंगे, और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप ध्यान से बने रहिए। सारे एमसीक्यूज अगर आप कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चैप्टर हमको अच्छे से आने लगा।
ठीक है, और इसका एक बार रिवीजन कर लोगे तो एग्जाम में इससे सवाल नहीं गलत करके आओगे। ठीक है, अब बात करें साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का क्या अर्थ है। डीओएस के बारे में हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस। फिर वायरस का फुल फॉर्म, वायरस का फुल फॉर्म भी हमने बात की थी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये अपर सीज लिखा है। ठीक है, अंडर सीज कहाँ केवल एक जगह है। ठीक है, अंडर सीज, यहाँ वर्चुअल और यहाँ वायरस। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ये दूसरा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध, देखिए जासूसी करने का काम यानी स्पाई करने का काम, ये बहुत आसान है। ठीक है, स्पाई से स्पाईवेयर बना है। ठीक है, जासूसी करने का काम कौन सा वायरस करता है, तो स्पाईवेयर करता है। वानाक्राई, पेटिया और इंटरब्लू में हाल में ये सब क्या है आपके, तो ये आप मैंने बात की थी ना, ये सब रैंसमवेयर से, ठीक है, साइबर आक्रमण या रैंसमवेयर से। वानाक्राई, पेटिया और इंटरब्लू, ये सब इटरनल ब्लू, ये सब आपके क्या है, तो रैंसमवेयर है। ठीक है, फिरौती की मांग करते हैं आपके डेटा को चुरा के ये। ठीक है, इंटरनेट पर हैकर्स द्वारा डॉट डॉट उपयोगकर्ता के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिशिंग। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो फिशिंग कहलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता है और उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए फिरौती या पैसे की मांग करता है, रैंसम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैंसम। तो इसी से बना है आपका रैंसम वेयर। ठीक है, इसी से आपका क्या बना है, तो रैंसम वेयर बना है। ठीक है, आगे बात करें, बैंक खातों से बहुत ही मामूली रकम बार बार निकासी कर बड़ी चोरी करने को कौन सा साइबर हमला कहते हैं, तो हमने अभी बात की थी जब पढ़ रहे थे, तो सलामी अटैक की बात की थी, डिटेल में डिस्कस किया था इसको हम लोगों ने। ठीक है, फिर बात करें कि निम्नलिखित में से किसे एथिकल हैकर्स के रूप में जाना जाता है, तो व्हाइट हैट हैकर्स को। ठीक है, ये कंपनियों के लिए काम करते हैं और कंपनियों को बाहरी हैकर से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं का एग्रेसिव वर्जन क्या थे, तो रेड हैट हैकर्स थे। ठीक, याद रखिएगा। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है, तो नेटवर्क की सुरक्षा करना या मॉनिटरिंग करना किसका काम है, कॉपी करना नहीं, डिलीट करना नहीं, मूविंग करना नहीं, तो मॉनिटरिंग और नेटवर्क सुरक्षा किसका काम है, तो फायरवॉल का काम है। ठीक है, अब जंक की बात कर ले, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो बात की थी हमने अभी पढ़ के आए, स्पूल स्निफर नहीं, क्या बात है, क्या बोलते हैं, तो स्पैम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बात जब हम कर रहे थे, हमने कैस्पर की के बारे में पढ़ा था, सीमेंटेक के बारे में पढ़ा था, और मैंने एवीजी एक्स्ट्रा बताया था आपको। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कैसे सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सभी आपके एंटीवायरस हैं जो वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, वायरस से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को। अब देखो स्टक्सनेट की खोज किस वर्ष में हुई थी, यह एक बेहद खतरनाक वर्म था। ठीक है, स्टक्सनेट की खोज कब हुई थी, इसकी खोज कब हुई थी, तो वर्ष 2010 में हुई थी। स्टक्सनेट की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो 2010 में हुई थी। ठीक है, अब बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में फिशिंग, हैकिंग और रैंसमवेयर किसके उदाहरण है, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के, ऑनलाइन व्यापार गतिविधियों के, तो ये साइबर क्राइम गतिविधियों के उदाहरण है। ठीक है, साइबर क्राइम गतिविधियों के उदाहरण है। आगे बात करें, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहते हैं, देखिए सर्च इंजन, ईमेल, चैट नहीं, उसके क्या बोलते हैं, तो मेलवेयर बोलते हैं या मालवेयर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता जल्दी सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड का यूज करके उपयोगकर्ता। ठीक है, आगे बात करें, ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर कौन है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, नहीं, ये कौन है, तो ये व्हाइट हैट हैकर्स हैं। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ या बुरे इरादों से, बिल्कुल व्यक्तिगत लाभ या बुरे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करें, आगे हमारा बग किस विषय से संबंधित है, तो ये बग देखिए सीधे सीधे लिखा है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि से संबंधित कौन है, तो बग है। ठीक है,
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है कि अपराधियों द्वारा यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और उसका गलत उपयोग, छद्म रूप धारण करने का प्रयास करना, ये क्या है आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी की आप आइडेंटिटी चुरा ले रहे हो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे प्रोग्राम जो दिखने में उपयोगी लगे लेकिन नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे गेम के रूप में, ठीक है। आज इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। देखने में आपको उपयोगी लगेंगे लेकिन जैसे ही आप उन्हें इंस्टॉल करोगे तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा वो, ठीक है। बात करते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन की, तो ये किससे संबंधित है, तभी हमने बात की तापमान वृद्धि से, शिक्षा से, साइबर क्राइम से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किस अधिनियम के तहत भारत में सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन हुआ था। तो ये आईटी एक्ट सन 2000 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। पुलिस को और प्रभावशाली बनाने हेतु एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट, उपरोक्त दोनों, ठीक है। ये उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को बाहरी अनाधिकृत हमलों से सुरक्षा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस का, राउटर का, फायरवॉल का, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, फायरवॉल का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचना की एक लिस्ट होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, वो क्या कहलाती है, तो वो आपकी कहलाती है कुकी, ठीक है। वो आपकी क्या कहलाती है, तो कुकी कहलाती है, ध्यान रखिएगा ये चीज। हमलावर भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है और आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है। यह क्या है, तो यह आपका फिशिंग हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया, आपका फिशिंग हो गया। फिर आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर नहीं है, तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, ये सब मेलवेयर है। ये कुकीज क्या है आपका, तो मेलवेयर नहीं। आगे बात करें, इनक्रिप्शन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है या डेटा को हैकर से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सादे टेक्स्ट को गुप्त कोड में बदलता है, तो बिल्कुल सही है। क्या काम करता है, इंक्रिप्शन क्या काम करता है, तो सादे टेक्स्ट को गुप्त कोड में बदलने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि की लॉगर किसका उदाहरण है, तो की लॉगर आपका एक स्पाईवेयर का उदाहरण है, कि रैंसमवेयर का उदाहरण है, एडवेयर या फर्मवेयर का उदाहरण है, ठीक है। की लॉगर की बात जब हमने की थी, ठीक है, की लॉगर की बात जब हमने की थी तो हमने क्या बताया था कि जो आपका क्या करता है, कीबोर्ड के ऊपर निगरानी रखता है, ठीक है। चलिए उतना तो आपको पता ही है, कीबोर्ड के ऊपर निगरानी रखता है और आपसे क्या पासवर्ड वगैरह की जानकारी ले लेता है, ठीक है, कि आप क्या पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका की लॉगर हो जाता है, ठीक है। और की लॉगर किसका उदाहरण है, की लॉगर किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये आप बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया क्या, कि की लॉगर किसका उदाहरण है। अब बात करें, निम्नलिखित में से प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करता है, उपयोग क्या है ना, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्या है, तो अनाधिकृत उपयोगकर्ता से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना, अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करना, मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखना, तो ये तीनों चीजों का उपयोग है, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो गया। प्रॉक्सी सर्वर क्या क्या काम करता है, अनाधिकृत उपयोगकर्ता से नेटवर्क को बचाता है, अवांछित वेब पेज को, वेबसाइट को प्रतिबंधित करता है और मुख्य सर्वर की गोपनीयता को बनाए रखता है, उपरोक्त सभी। आगे बात करें, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में। आप इस पे जाके, इस पोर्टल पे जाके अपने साथ हुए साइबर क्राइम का रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में किस वर्ष महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, तो हमने बात की थी अभी कि 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। आगे बात करें, क्या कह रहा है, किस प्रोग्राम में गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या क्या कहलाती है, किसी प्रोग्राम में